आज हम लोग जो है एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम लिखने का पद्धति। नॉमेनक्लेचर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं नामकरण। ठीक है, नामकरण। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे किसी का, है ना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, ये हुआ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो हमने नामकरण करने का फैसला किया। तो नोमेनक्लेचर क्या होगा? सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर क्या है? सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के तरीका को हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर दो तरह, सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? दो तरह है। एक है ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब पुराना नाम, पुराना तरीका। ट्रिवियल नेम मतलब पुराना नाम, ओल्ड नेम। कॉमन नेम, उसी को दूसरे को हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम। इसका कोई सिस्टम नहीं है, ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम का कोई सिस्टम नहीं है। These names are given at the whim and fancy of discoverer, है ना। whim and fancy of discoverer मतलब जो जिस कंपाउंड का जो आदमी ने डिस्कवर किया वो अपने मन के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी इच्छा अनुसार जो नाम उनको अच्छा लगा वो उन्होंने दे दिया, जो नाम उनको दे दिया। ठीक है, इसलिए ये भी देखेंगे कि कॉमन नेम जो होता है, एक ही कंपाउंड का एक से ज़्यादा नेम भी होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल है मीथेन, है ना। मीथेन को मार्स गैस भी नाम दिया गया है और डैम्प फायर में। मार्स गैस मतलब हुआ जहाँ पर क्या होता है, गीला उला रहता है, मार्स गैस, सड़ा गला चीज़ से जो गैस निकलते रहता है ना। जो एरिया हमेशा भींगा हुआ रहता है, दलदल एरिया रहता है, वहाँ पर सड़ते रहता है हर चीज़, उससे जो है मैस जो है निकलते रहता है गैस। गैस वहाँ से मीथेन गैस निकलता है, इसलिए मार्स गैस कुछ साइंटिस्ट ने नाम दे दिया। और जहाँ से गैस निकलता है ना, वो एरिया तो गीला होता है, लेकिन उसमें जो है धूप की गर्मी से आग भी पकड़ लेता है, या किसी चीज़ का चिंगारी वहाँ पहुँच गया, आग पहुँच गया तो आग पकड़ लेता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आग भी लग जाता है। तो इसलिए इस गैस का नाम, मीथेन गैस का नाम डैम्प फायर भी हो गया। तो मीथेन गैस का ही दो नाम है। मीथेन गैस का क्या नाम है? मीथेन गैस का नाम है मार्स गैस और डैम्प फायर, दो नाम है। तो यही है विचित्रता है, कॉमन नेम का विचित्र है ना, गजब है ना, पिक्यूलियर है, कोई नियम कानून नहीं है। जो साइंटिस्ट जिसको डिस्कवर किया वो अपने मन के हिसाब से अपना नाम दे दिया, उसी को हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं या ट्रिवियल नेम बोलते हैं। ठीक है, नो सिस्टम एट ऑल, ओनली नेम इज गिवन एट द whim and fancy ऑफ डिस्कवरर, है ना। जो डिस्कवरर है, जो डिस्कवर किया है, उसका अपना फैंसी है ना, उनकी whim है ना, उनकी इच्छा है। ठीक है ना, उनके मन की बात है, जो उन्होंने, उनका मन हुआ वो नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जो कॉमन नेम है या ट्रिवियल नेम है, वो जो प्रोडक्ट जिससे वो डेराइव किए ना, उसके आधार पे दे दिए। तो उस समय ज़्यादातर साइंटिस्ट जो थे उस ज़माने में लैटिन थे, तो उन्होंने लैटिन नेम दिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है। जैसे एसिटिक एसिड है ना, ये कहाँ से लिया गया है? एसीटम। एसीटम को हम लोग विनेगर को कहते हैं, विनेगर को लैटिन में एसीटम बोलते हैं। विनेगर को लैटिन में एसीटम बोलते हैं, एसीटम। तो एसीटम से एसिटिक एसिड, चूँकि विनेगर से एसिटिक एसिड को ड्राइव किया गया था, विनेगर से ही निकाला गया था एसिटिक एसिड को। जो डिस्कवरर थे वो विनेगर से ही एसिटिक एसिड को निकाले थे, एक्सट्रैक्ट किए थे। तो इसलिए उन्होंने विनेगर के नाम पर ही उन्होंने नाम रख दिया एसिटिक एसिड। एसीटम से एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, विनेगर से एक्सट्रैक्ट किया गया था एसिटिक एसिड वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, तो इसीलिए वो नाम रख दिए। ठीक है, दूसरा है फॉर्मिक एसिड, है ना। फॉर्मिकस मीन्स रेड आंट, लाल चींटी, है ना। रेड आंट मीन्स लाल चींटी, है ना। लाल चींटी का लैटिन नेम है फॉर्मिकस।
लाल चींटी, रेड आंट, उसका लैटिन नेम क्या है? फॉर्मिकस। और रेड आंट का जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया गया था। रेड आंट का क्या किया गया था? डिस्टिलेशन ऑफ रेड आंट। रेड आंट का क्या गया था? डिस्टिलेशन। रेड आंट का डिस्टिलेशन करने से वो बॉडी से क्या निकला? फॉर्मिक एसिड। चूंकि रेड आंट से निकाला गया और रेड आंट का लैटिन नेम जो है वो फॉर्मिकस है, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड हुआ। ये है लैटिन नेम, ये सब क्या है? लैटिन नेम है, फॉर्मिकस। ठीक है ना? तो फॉर्मिकस किसका नाम है? रेड आंट का नाम है। ठीक है, लैटिन नेम है। रेड आंट इंग्लिश हुआ, लैटिन हो गया फॉर्मिकस। और इसी फॉर्मिकस से फॉर्मिक एसिड को निकाला गया। कैसे निकाला गया है? डिस्टिलेशन किया गया। फॉर्मिकस का डिस्टिलेशन मतलब रेड आंट का डिस्टिलेशन किया गया, तो उससे हमको क्या मिला? फॉर्मिक एसिड। तो नाम फॉर्मिकस से फॉर्मिक एसिड। उसी तरह से वुड स्पिरिट से मिथाइल अल्कोहल। वुड स्पिरिट का मतलब क्या हो गया? वुड जो है हमारा, जो लकड़ी है ना, उसका जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। वुड जो है हमारे पास है, लकड़ी, पेड़ पौधा का जो लकड़ी है वुड का, हम लोग है ना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब वुड का हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमको ब्लैक कलर का थिक लिक्विड मिलता है। फिर उस थिक लिक्विड से सारे चीज़ को अलग अलग करते हैं, तो उसमें से एक जो मिलता है प्रोडक्ट वो है मिथाइल अल्कोहल। इसीलिए इसका नाम लिखा गया है वुड स्पिरिट, है ना। अल्कोहल को हम लोग स्पिरिट बोलते हैं ना, तो उसी तरह से इसका भी नाम दिया गया। ठीक है ना? तो इसीलिए इसका भी नाम हो गया वुड स्पिरिट। लकड़ी से ये अल्कोहल बना है ना, इसलिए इसका नाम हो गया वुड स्पिरिट। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल को स्पिरिट बोलते हैं, तो अल्कोहल को स्पिरिट भी बोला जाता है। तो ये मिथाइल अल्कोहल है, और ये चूँकि डराइव किया गया है किस चीज़ से? लकड़ी से, वुड से, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वुड स्पिरिट। तो आप साइंटिस्ट का नाम है जो डिस्कवर किए, उन्होंने अपना नाम रख दिया, उन्होंने रखा वुड स्पिरिट। ठीक है, तो वुड स्पिरिट ठीक है से निकला है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। उसी तरह से मीथेन गैस है, इसको मार्क्स गैस भी बोलते हैं और डैम फायर भी बोलते हैं, क्योंकि गीला जगह में ये गैस ऑटोमेटिकली नेचुरली प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो दलदल रहता है ज़्यादातर, तो वहाँ मार्क्स गैस बोलते हैं इसीलिए। और डैम फायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी कभी उसमें आग भी लग जाता है उस गैसियस एरिया में, और आग लगा रहता है, तो हम लोग बोलते हैं डैम फायर, मीथेन गैस। तो इस तरीके से ये जो कॉमन नेम है ना, जो दिया गया है, हर कंपाउंड के लिए कॉमन नेम दिया गया है। आज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारा है ना। आज हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है 70-80 हज़ार है, तो सारे का नाम याद रखना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो कॉमन नेम इसीलिए आज के समय में यूज नहीं होता है। बहुत थोड़ा बहुत कुछ कॉमन नेम है जो पॉपुलर हो चुका है, उसका यूज करते हैं। अदरवाइज आज के समय में हम कॉमन नेम यूज नहीं करते हैं। ये एक हिस्ट्री है हमारा, इसलिए हिस्ट्री हमको पढ़ना पड़ता है, तो हिस्ट्री जानना पड़ेगा ताकि हमारा पीछे क्या हुआ ये जानना ज़रूरी है केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में भी हिस्ट्री पढ़ना है, इसलिए हम लोग कॉमन नेम के बारे में कुछ पढ़ लिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कॉमन नेम के सहारे सारे कंपाउंड का नाम याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है कॉमन नेम में, ट्रिवियल नेम में, तो जिससे कि हम नाम को कुछ याद कर पाए, तो बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। So many organic compounds we have got. It's very difficult to remember the name of all the organic compounds. Okay? So that is why we should develop another method, which is called IUPAC name. This is the name which we follow right now, and will be following further also, because it has got a system. So IUPAC name we are going to study in detail, because it has got a system, and with that system we'll be able to write the name of all the organic compounds. So that is why nowadays in modern chemistry, in a modern day, we follow IUPAC name, not the common name. Clear? So we will forget the common name further. Now henceforth we will be discussing only IUPAC name. So henceforth I will discuss the IUPAC name, because IUPAC name has got some system. What is the full name of IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry. International
नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करता है। ये जो है केमिस्ट्री का बॉडी है और ये बॉडी जो है केमिस्ट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करता है, ठीक है। और अभी जो हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन 1993 में आया है। ये जो IUPAC नेम आया है, जो अपडेटेड IUPAC नेम जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जो अपडेटेड IUPAC सिस्टम जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं, ये इन द ईयर 1993 में आया। ये कब आया था? ईयर 1993। अपडेटेड कब आप बोल रहे हैं? IUPAC नेम पहले से आ चुका है। IUPAC नेम बहुत पहले से आया हुआ है ना। ये अराउंड 1960 के आसपास जो IUPAC नेम आ चुका है, लेकिन अपडेटेड, है ना, मॉडर्न जो अपडेटेड है IUPAC नेम, IUPAC सिस्टम, वो ईयर 1993 में आया है, ठीक है। इन द ईयर 1993 ये अपडेटेड IUPAC नेम आया है, इसी को हम लोग आगे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम आगे जो है आगे से IUPAC नेम को डिस्कस करेंगे, जो 1993 में डिराइव किया गया, 1993 में बना करके पब्लिश किया गया है, इसी को फॉलो करना है। इसलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर गिवन बाय IUPAC, ठीक है। दैट्स व्हाई द नेम इज रिटन एज IUPAC नेम, ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम लोग IUPAC नेम पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिवियल और कॉमन नेम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। तो IUPAC नेम में सबसे पहला जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं? एलिफैटिक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिफैटिक। ब्रांच भी रहेगा तो भी, ओपन चेन रहेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये जो स्ट्रेट चेन होता है ना, इसको दो टुकड़ा में बांट देते हैं। ये जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, इसको दो टुकड़ा में बांटते हैं। एक होता है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, और दूसरा होता है वर्ड रूट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं? इस स्ट्रेट चेन को जब नाम लिखना होता है तो हम लोग इसको दो टुकड़ा में बांटते हैं, वर्ड रूट, ठीक है, प्लस सफिक्स, ठीक है। सफिक्स का स्पेलिंग ऐन होता है, ठीक है। अब ये जो सफिक्स है ये भी दो तरह का होता है ना। तो सफिक्स होगा दो तरह का होगा, एक होगा प्राइमरी सफिक्स, दूसरा होगा प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सफिक्स भी दो तरह का होगा। तो कैसे लिखेंगे? तो पहले हम लोग जानेंगे वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट का मतलब होता है कि चेन में कितना कार्बन है, चेन में कितना कार्बन है, ठीक है ना। आई बात समझ? तो जैसे CH4 एक कार्बन है, अगर चेन में एक कार्बन है तो इसको हम लोग लिखते हैं मीथ, ठीक है। चेन में अगर दो कार्बन है तो इसको लिखते हैं ईथ। अगर चेन में 3 कार्बन है तो इसको लिखते हैं प्रॉप। अगर चेन में 4 कार्बन है तो इसको लिखते हैं ब्यूट, ठीक है। अगर चेन में 5 कार्बन है तो हम इसको लिखते हैं पेंट, ठीक है। 6 कार्बन है तो इसको हम लोग लिखते हैं हेक्स। ये हुआ वर्ड रूट,
ये क्या है? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन में कितना कार्बन है। वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन। ठीक है, आगे समझ में? तो पहला ये लिखाएगा। उसके बाद आता है सफिक्स। सफिक्स में दो है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स क्या कहता है? प्राइमरी सफिक्स जो है वो बताएगा कि ये जो कंपाउंड है, जो हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है हम लोगों को? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड को बताता है। ठीक है, आगे बात समझ में? और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो फंक्शनल ग्रुप को बताएगा। और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएगा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा तब आएगा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, क्लियर? अब जैसे एक कार्बन का हम कंपाउंड लिए मीथेन, CH4 लिए, एक ही कार्बन है, तो इसका क्या होगा? वर्ड रूट मीथ होगा, है ना? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मीथेन का? ये है ना मीथेन, सारा सिंगल बॉन्ड है, हाँ? तब रूट के बाद सफिक्स लगेगा, रूट के बाद सफिक्स लगेगा। कौन सा सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स मतलब बाद में जिसको जोड़ते हैं, प्रीफिक्स मतलब जिसको रूट से पहले लिखते हैं। वर्ड रूट के पहले जो लिखेंगे वो प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट के बाद जिसको लिखेंगे वो सफिक्स होगा। ठीक है, तो इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, यानी सैचुरेटेड है ये, है ना? तो क्या लिखेंगे हम? प्राइमरी सफिक्स दिए ANE। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए आपने सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। ठीक है, आए बात समझ में? अब जैसे हम ले लेंगे CH3Cl। ठीक है, CH3Cl। ठीक है, ये नहीं होगा CH3OH। ठीक है, CH3OH कितना कार्बन है? एक। इसलिए वर्ड रूट क्या हो गया? मीथ हो गया ना? हाँ? उसके बाद प्राइमरी, ये इसमें सारा सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन के चारों तरफ। कार्बन का ही बॉन्ड देखना है, कार्बन में सब सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 चारों सिंगल बॉन्ड है ना? इसका मतलब सैचुरेटेड है, तो क्या लगेगा? ANE। अब E छोड़ देंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी है ना, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं था, सिर्फ प्राइम सैचुरेशन था। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं था, लेकिन इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप OH है, तो उसको भी लिखना है ना। इसलिए जो हम लोग ये जो प्राइमरी सफिक्स दिए उसका लास्ट में जो E है उसको हटा दिए, ANE लिखा था, E हटा दिए, और उसके जगह पर इस अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए OL लिखे। तो क्या हो गया? वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग क्या दिखाते हैं? सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। ठीक है, अभी जैसे हम लोग लेंगे दूसरा एक कंपाउंड लेंगे। ठीक है, इसमें कितना कार्बन है? 2 है, तो वर्ड रूट क्या हो गया? ईथ। हाँ? उसके बाद हम लोग प्राइमरी सफिक्स देंगे, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड है ना, तो हम सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दिखाएंगे ना, तो क्या लिखेंगे? ENE। डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड रहता तो YNE। आया बात समझ में? हाँ, क्लियर? और अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो इस E को हटा देंगे। ठीक है, क्लियर?
और आगे लिख देंगे। जैसे सपोज करो ये कंपाउंड है, यही है ना, हाँ? तो क्या होगा, ईथ, EN, ये हट जाएगा, OL है। तो क्या होगा इसका, ईथ, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट हो गया ईथ, ठीक है। उसके बाद से अनसैचुरेशन दिखाना है तो लिखेंगे EN, और फिर अल्कोहल ग्रुप है तो ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। आया कुछ समझ में? हाँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल के लिए, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, सिंपल के लिए हो गया। अब जैसे 2 लेंगे तो अगर 2 कार्बन लेंगे, 2 कार्बन लेंगे तो ये क्या होगा, ये सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या हो जाएगा, ईथेन, है ना। 3 कार्बन लेंगे और सारा सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ये नहीं लग रहा है, सिंगल बॉन्ड है। और अगर डबल बॉन्ड देंगे तो ये नहीं लग जाएगा, है ना। है बस उनमें, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE लगा। और अगर हम डबल बॉन्ड कर दें ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा इथीन, हो गया ना, है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी डबल बॉन्ड कर देते हैं, इसको हटा दिए, दोनों बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमेशा 4 बॉन्ड रखना है। ये क्या हो गया, प्रोपीन, डबल बॉन्ड हो गया, क्लियर, हाँ। तो वर्ड रूट प्लस सफिक्स, हाँ। अब अगर हम ट्रिपल बॉन्ड कर लेंगे, हट गया, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, YNE, वर्ड रूट प्लस अनसैचुरेशन, इसको भी 3 कर दिए, हटा दिए इसको भी, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड रहे। ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, YNE, समझ गया। तो नोमेनक्लेचर का पहला रूल क्या है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो 2 सफिक्स होगा, और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो 1 ही सफिक्स होगा, ठीक है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, हाँ? ठीक है ना, ठीक है ना। अभी जो भी हम पहले लिए थे वो स्ट्रेट चेन था, सीधा सीधा चेन था, है ना, एक लाइन से, कोई टहनी बाहर निकला हुआ नहीं था। टहनी बाहर निकलने का मतलब हुआ, टहनी तो था, हाइड्रोजन निकला हुआ, लेकिन उसका बात नहीं करना है। कार्बन अगर टहनी के रूप में निकल जाए, कार्बन अगर ब्रांच के रूप में निकल जाए, तब आएगा ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। आया बात समझ में, हाँ। अब देखो कि जब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो है अल्काइल ग्रुप को लिखते हैं। ब्रांच चेन का नोमेनक्लेचर क्या है, पहले लिखेंगे अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। अल्काइल हुआ, उसके बाद वर्ड रूट, और उसके बाद आएगा सफिक्स। यहाँ पर अल्काइल हो गया प्रीफिक्स, है ना। अल्काइल क्या हो गया, प्रीफिक्स, समझ गया ना। आई बात है, क्लियर। अल्काइल ग्रुप क्या हो गया यहाँ पर, प्रीफिक्स, मतलब वर्ड रूट के पहले जिसको हम लोग लिखते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड रूट जिसको हम लोग लिखते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रीफिक्स हो गया। तो प्रीफिक्स में क्या लिखना है हमको, अल्काइल ग्रुप। वर्ड रूट समझ चुके हैं, सफिक्स समझ चुके हैं, हाँ। अब हम लोगों को प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स में क्या कौन आता है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। अल्काइल ग्रुप कहां से आया, अल्केन से आया। कहां से आया, अल्केन से अल्काइल हो गया। कैसे, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे अल्केन से, ठीक है ना। आई बात समझ में। जैसे कि हम लोग लेते हैं मीथेन, CH4, ये क्या हो गया, मीथेन, मीथेन हुआ ना, इससे एक हाइड्रोजन को हम हटा दिए, ये हो गया मिथाइल,
ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद आता है C2H6, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन, है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इथेन को कैसे कैसे लिख सकते हैं, CH3 कंडेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं ना। तो इसका अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, एक H को हटा दो, CH2 C2H5 हट गया ना एक। इसको हम लोग लिखते हैं CH2 CH3, एक H हट गया यहाँ से, तो ये हो गया हमारा इथाइल। समझ में आई क्या बात है? उसी तरह से प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बनेगा, ठीक है ना। पेंटेन से पेंटाइल बनेगा, हेक्सेन से हेक्साइल बनेगा, हेप्टेन से हेप्टाइल बनेगा। ऐसे जैसे बढ़ते जाओगे YL लगा देना है, ठीक है। समझ में आ गया तो कि नहीं? आ गया बात समझ में कि सारा लिखना पड़ेगा हमको? हाँ, ठीक है। तो सब अब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़े कि पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट आएगा और वर्ड रूट के बाद सफिक्स आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला रूल आता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। जब हम लोग ब्रांच चेन का बात करेंगे तो सबसे जो पहला रूल आएगा नाम लिखने का, वो क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल का मतलब होता है सबसे लंबा चेन। अगर हम ब्रांच में जाएंगे तो एक से ज़्यादा चेन मिलेगा। अब जैसे देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, देखो पी। अब जब गिनोगे तो उंगली पीछे नहीं आना चाहिए, आगे ही बढ़ते रहना है, बैक गियर इसमें नहीं है, पहली बात। यानी जिस रास्ते पर चल चुके हैं उस पर हम वापस नहीं आएंगे। जब भी हम चेन का सिलेक्शन करेंगे तो बैक गियर हटा देना है, गाड़ी पीछे नहीं आएगी, समझ गए ना। गाड़ी आगे बढ़ेगा, बायां दायां जा सकता है, मुड़ेगा, लेकिन कभी पीछे नहीं आएगा, समझ गए। यू टर्न, V टर्न, सब टर्न लेगा, हाँ, रिवर्स पीछे उस जगह नहीं, ठीक ना। हम जैसे गिनना शुरू किया हुआ 2 3 4 5 6, अब फिर रुक इधर आ गए, नहीं ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 5 6, अब फिर बोलेंगे 7 8, ऐसा नहीं है। वापस आए ना, इसे नहीं आना है। 1 2 3 4 5 6, है ना, हो गया, चेन खत्म, ठीक है ना। कितना आया ये 6 का। अब देखो दूसरा गिनो 1 2 3 4 5, अब इधर मुड़ लो 6 7, पीछे नहीं आया ना, राइट टर्न ले लिया, है ना, फिर लेफ्ट टर्न लिया, लेकिन हम बीच के रिवर्स गियर नहीं चलाए, समझ गया ना। रिवर्स गियर बंद, नोमेनक्लेचर में याद रखना है, रिवर्स गियर लेना ही नहीं है, समझ गए। आगे बात समझ में। तो कौन सा लंबा चेन है ये? अगर सीधा वाला ये लेते हैं तो 6 है, और अगर ये ऐसे हम मुड़ के जा रहे हैं ऐसे तो 7 है। कौन लंबा होगा, 6 की 7? तो लॉन्गेस्ट चेन रूल को फॉलो करेंगे, लंबा चेन लेना है, लंबा चेन लेना है, ठीक है। इसमें और एक तो रूल लागू होगा, वो भी बताएंगे। देखो लॉन्गेस्ट चेन रूल है, और दूसरा रूल, और एक रूल इसमें लागू कर देते हैं। एक दूसरा है लोएस्ट नंबर और लोएस्ट सम। लोएस्ट नंबर और लोएस्ट सम रूल। इसके हिसाब से कहता है कि जब आपके पास ब्रांच है और जब आप चेन को चूज कर रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन, तो उसमें जो ब्रांच में आएगा ना, उसका पोजीशन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर एक है, अगर एक ही ब्रांच है तब उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, सबसे कम पोजीशन मिलना चाहिए, रोल नंबर कम होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर एक से ज़्यादा
है उसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये जो चेन से बाहर होता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। चेन से जो बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। तो वो अगर है एक से ज़्यादा तो उस सारे का पोजीशन को हम सम करेंगे। जब जिस हिसाब से गिनने पर सम जो है कम आएगा उसी उधर से ही हम काउंटिंग करेंगे। अभी इसी में सीखते हैं। इसमें करें की है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये बाहर हो गया ना ये चेन से, ये चेन से बाहर हुआ ना। हाँ, किस पोजीशन पे है? इधर से गिन रहे 1 2 3 4 5वां पोजीशन पे ना है ये। हाँ है ना, 5वां पोजीशन से अगर इधर से गिन रहे हैं तो अब इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7। इधर से भी 7 ही है। पहला चीज क्या सीखे कि हमको लंबा चेन लेना है। जैसे इधर से 1 2 3 4 5 6 है, इधर से गिने 1 2 3 4 5 6 7। तो लंबा चेन ये वाला है। ये तार मुड़ गया है, तार ऐसे सीधा कर दो सीधा हो जाएगा, तार मुड़ गया और कोई बात नहीं। समझ गया कि नहीं? तो इधर से 7 आ रहा है ना, ये लंबा चेन है। अब इधर से जब हम ले रहे हैं तो 1 2 तीसरा पोजीशन पर ये बाहर में मिल रहा है। यही है हमारा, यही ना है बाहर चेन से, चेन से बाहर यही ना है। इधर से गिन रहे हैं 1 2 तीसरा पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो किस पर आ रहा है? ये थर्ड पोजीशन पर आ रहा है कि नहीं? हाँ, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। ये कहाँ पर आ रहा है? 5वां पर आ रहा है। ठीक है ना? ठीक है, आई बात समझ में? तो हमको ये देखना पड़ेगा ना किस पोजीशन पर है। तो लो क्या सेकंड रूल क्या है? लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर किसको मिलना चाहिए? ब्रांच्ड ग्रुप जो है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है उसको क्या मिलना चाहिए? लोएस्ट ग्रुप। ठीक है, तो दो चीज सीखे इसमें, एक तो लंबा चेन, दूसरा लोएस्ट नंबर। तो करेक्ट क्या होगा? अगर हम इधर से गिनेंगे तो लिखेंगे क्या? 1 2, इधर से अगर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो हम क्या लिखेंगे? 5 मिथाइल CH3 है, अभी बताए थे ना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को ना अल्काइल ग्रुप पहले लिखेंगे ब्रांच में, यही ना अल्काइल ग्रुप है। CH3 है ना, तो CH4 से CH3 बना, एक H हटाए CH4 से और CH3 बना, तो क्या बना ये? मिथाइल। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। ये कौन सा ग्रुप है? ये मिथाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। किस पोजीशन पे है? अगर इधर से गिनेंगे तो 5वां पोजीशन पे, तो लिखेंगे 5 मिथाइल। ठीक है, और अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 तीसरा पर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। आ गया समझ में? कौन लोअर है? ये ना, तो इसलिए ये करेक्ट है, ये गलत है। समझ में आ गई बात? हाँ, क्लियर? अब क्या नाम लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले अल्काइल ग्रुप। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अल्काइल ग्रुप। और वो अल्काइल ग्रुप कहाँ पर है? 1 2 3 तीसरा पोजीशन पे है, तो 3 मिथाइल। ठीक है, प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स में बताया था अल्काइल ग्रुप होता है ना, तो प्रीफिक्स लिख लिए हम लोग। अब क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 का क्या होता है? हेप्टू। 7 का क्या होता है? हेप्टू। ठीक है, अब ये सब के सब कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही है, तो अब सफिक्स आएगा। सफिक्स 2 होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ANE लगेगा। समझ में आ गया? 3 मिथाइल हेप्टेन। ये नाम क्या हो गया इसका? 3 मिथाइल हेप्टेन। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? हाँ,
आप चलते हैं, इसमें आ जाए, ठीक है, आया बात समझ में। अब देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही होता है सबसे लंबा चेन। सबसे लंबा चेन क्या होता है? 5 ही होता है, ठीक है। अब देखो इसमें और एक रूल लागू हो गया, ठीक है। इसमें देखो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, एक जगह डबल बॉन्ड है, तो इसी का चलेगा, रिएक्टिव होता है सेकंड। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड रिएक्टिव होता है कि नहीं, और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड रिएक्टिव होता है, तो हमको इसको प्रेफर करना पड़ेगा। यानी ऐसा चेन लेंगे जिसमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। सबसे लंबा चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब हम फंक्शनल ग्रुप का बात करेंगे ना, ठीक है, तो उसमें ये समझ में ठीक से आता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, सबके सब सिंगल बॉन्ड था, लेकिन इसमें चूंकि डबल बॉन्ड आ गया, एक जगह आ गया ना, तो हमको डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए चेन को चूज करना है। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है, ठीक है। अभी कोई नहीं है ना, तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है। अब देखो 1 2 3 4 5, ये तो लंबा है, 1 2 3 4 है, और ये हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 लंबा है ना। तो हम अभी तो रूल पढ़े थे लॉन्गेस्ट चेन रूल, तो उसके हिसाब से हमको यही लेना चाहिए, है ना। लेकिन वो अगर वो लेते हैं तो ये डबल बॉन्ड बाहर हो जाता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को चेन से बाहर नहीं कर सकते, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को चेन से बाहर नहीं कर सकते, उसको इंक्लूड करके लंबा चेन खोजना है। आई बात समझ में? हाँ, अगर इसको हम बाहर करते हैं तो सबसे लंबा चेन 5 कार्बन का आता है, लेकिन वो हम नहीं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, चूंकि डबल बॉन्ड नजर आ गया, तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए चेन हम बनाएंगे। तो एक चूज करते हैं, 1 2 3 4 हो जाता है, इधर चूज करते हैं 1 2 3 4, इधर भी होता है 4, हाँ 1 2 3 4, इधर भी होता है 4, यानी 4 वाला 3 वाला, तो कौन सा 4 लेंगे? अब तो हो गया कि 5 वाला रिजेक्ट हो गया, इसलिए उसमें डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन जब हम डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर रहे हैं तो 4 वाला कई तो चेन आ रहा है, एक आ रहा है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, इधर भी है उधर भी है, अब किसको ले? ठीक है, हाँ नहीं उधर बदल दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उधर एक ब्रांचिंग मिल रहा है, इधर कोई ब्रांचिंग नहीं है। 1 2 3 4, इधर एक भी ब्रांच नहीं मिला, 1 2 3 4, 3 पर हमको एक ब्रांच मिला, ठीक है ना। तो वैसा चेन खोजेंगे, वैसा लंबा चेन खोजेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा से ज्यादा हो। ये भी ध्यान रखो, कितना चीज दिमाग में रखना, ये सब चीज दिमाग में घूमते रहना है ना। लंबा चेन तो खोजना ही है। अब लंबा चेन में देखते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उसको चेन में हमको इंक्लूड करना है। अगर चेन में बिना इंक्लूड किए लंबा पे चेन आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे, है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बिना इंक्लूड किए चेन हम नहीं बना सकते हैं, उसको इंक्लूड करके अगर थोड़ा चेन छोटा भी रहे तो वही लेंगे, वही लंबा हमारे लिए, ठीक है। अब उसके बाद और ये भी देखना है कि जब हम लंबा चेन चूज कर रहे हैं तो अगर एक से ज़्यादा चेन हमको नज़र आ रहा है तब हम कौन सा चेन, अब जैसे यहाँ 4 वाला चेन, 4 क्या नजर है, 1 2 3 को नजर आ रहा है, 3 ठो है चेन जिसमें कि 4 कार्बन है, तो सब तो बराबर ही हो, तो किसको लें? अगर सब सेम है तब तो किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सब सेम नहीं है ना। तब हम चूज क्या करेंगे, जिस चेन में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे ज्यादा हो, जिस चेन में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप
सबसे ज़्यादा हो हम उसी को चूज करेंगे। तो यहाँ पर तो ज़्यादा है मतलब क्या, एक तो है ये इधर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये इधर नहीं ना है, इधर है नहीं ना, इसमें एक और मिल गया, मिला ना, इसीलिए इसी को लेंगे। ठीक है। और दूसरा बात, जब हम चेन चूज करते हैं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, उसको लोएस्ट नंबर देंगे। ठीक है। अगर हम इधर से गिनते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 तीसरा पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से गिने तो 1 2 यानी पहले पर डबल बॉन्ड मिल रहा, तो हम इधर से गिनेंगे। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर गिने थे किधर, इधर से ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। उसी तरह से हम यहाँ गिनेंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब देखो खाली डंडा हम लिखे हुए, उसका मतलब क्या है, वहां सब जगह हाइड्रोजन है, हम लिखे या ना लिखे, अगर डंडा लगा हुआ है और खाली स्थान है तो वहां हाइड्रोजन है। समझ गया ना, ये खाली स्थान दिख रहा है ना, अरे डंडा डंडा दिख रहा है, जहां जहां डंडे हैं वहां वहां हाइड्रोजन है। ये दिमाग में रखना है, नहीं कि भूल जाना है कि खाली डंडे तो हाइड्रोजन तो था ही नहीं। हाँ, अब बुक में सब जगह हाइड्रोजन दे दिया, ये कौन सा माजरा है भाई? हाँ, समझ गया। अब हो गया नंबरिंग, हो गया। 3 नंबर पर कौन है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अल्काइल ग्रुप। प्रीफिक्स में सबसे पहले क्या लिखते हैं, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप हमारा क्या है, ये मिथाइल। क्या है, मिथाइल। तो कौन पोजीशन पे है, अब दो अल्काइल ग्रुप मिल गया, देखो ये भी तो है, वो भी तो बाहर ही हो गया। ठीक है, हाँ, ये भी तो बाहर हो गया ना, तो हम इधर ले रहे हैं, ये मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। और अगर हम इधर ले रहे हैं तो इतना बड़ा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, बड़का है ना। इधर ले रहे हैं तो हमको 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिला। इधर से गिन रहे हैं तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिला, मिला ना। लेकिन अगर हम इधर से ऐसे गिनेंगे तो इतना बड़ा ग्रुप एक ही वो सब्स्टिट्यूएंट, इतना बड़ा ग्रुप मतलब क्या, ये यहाँ से यहाँ कब मिलेगा, जब 1 2 3 4 ऐसे करेंगे तो सेकंड पोजीशन पर इतना बड़ा ग्रुप मिला, है ना। और अगर हम ऐसे किए तो 2 छोटा छोटा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मिला। तो कौन ज़्यादा अच्छा है, जिसमें 1 सब्स्टिट्यूएंट वाला या 2 सब्स्टिट्यूएंट वाला, 2 वाला। जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है ना वही हमारे लिए फेवरेबल है। तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यहाँ मिथाइल है 3 नंबर पर, और ये क्या है, इसका नाम बोलो, इसका नाम कितना है, 2 कार्बन है ना। 2 कार्बन से क्या होता है, इथेन। 2 कार्बन से क्या होता है, इथेन। तो ये क्या हो गया, इथाइल। ये कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइल। C2H5 1 2 3 4 5 है ना, CH3 CH2 इथाइल ग्रुप है ना। C2H6 इथेन होता है ना। आया बात समझ में कि नहीं, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पर इथाइल है और थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे मालूम है। अब जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो अल्फाबेट याद करना शुरू करेंगे। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। इथाइल ई से शुरू हो रहा है, मिथाइल एम से शुरू हो रहा है, कौन पहले आता है, इथाइल ई आता है पहले एम से, तो पहले उसी को लिखेंगे। ठीक है ना, एक से ज्यादा प्रीफिक्स हो गया तो हम फिर उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो पहले हम इथाइल को लिखेंगे, कौन पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है ना, ये इथाइल। तो हम लिखेंगे 2 इथाइल। क्या लिखेंगे, 2 इथाइल। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप थर्ड पर है, तो क्या लिखेंगे,
3 मिथाइल। हो गया दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और एक चीज याद रखना, नंबर और लेटर के बीच में हाइफन होता है। नंबर और लेटर के बीच में हाइफन होता है, और नंबर के बीच में कॉमा होता है। नंबर और नंबर के बीच में कॉमा होता है। आगे बात समझ में? तो हम पहले लिखे 2 इथाइल क्योंकि ई से शुरू हुआ, उसके बाद 3 मिथाइल, ये तो हो गया प्रीफिक्स। अब लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब चेन लेंथ। चेन कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। ब्यूट ना, ठीक है, ब्यूट हो गया। ब्यूट हो गया। उसके बाद जो है सफिक्स देंगे। सफिक्स में क्या दिखाते हैं? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी है कि मतलब सैचुरेटेड है क्या अनसैचुरेटेड? हाँ, ये अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है ना। तब अनसैचुरेटेड को शो करेंगे, ENE लगाएंगे। अब अनसैचुरेशन कहां पर है, किस पोजीशन पर है? फर्स्ट कार्बन पर है, इसलिए हम पोजीशन दे देंगे ब्यूट 1 ENE। ब्यूट 1 ENE, ठीक है, आया समझ में? और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये एक ही जो है सफिक्स लगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब जो है इसको, ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग ये दोनों रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमको डंडा भी नहीं दिया तो डंडा तो देना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, नहीं तो कहोगे कि डंडो गायब करती है, हाइड्रोजन तो गायब होता है। हाँ, डंडा भी गायब हो गया, चलो हाइड्रोजनों लगा देते हैं। हाँ, यहाँ सट गया था, सब टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, खाली अटैचमेंट दिखाना है कौन किससे जुड़ा था, इसलिए टेढ़ा कर दिए बॉन्ड, तो कुछ गलत बात नहीं, समझ गया ना? तो अब हम लोग यहाँ पर क्या होगा, अब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे लॉन्गेस्ट चेन रूल और लोएस्ट नंबर और लोएस्ट सम रूल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। ठीक है, अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 है ना, 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन का चेंज आ रहा है, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो कोई भी चेंज ले सकते हैं। और देखें बड़ा कोई आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5, ये भी 5 आ रहा है, कैसे भी काउंट कर रहे हैं 5 ही आ रहा है लंबा वाला, छोटा वाला क्या आ रहा है 1 2 3, सबसे छोटा है कि नहीं, 1 2 3 4 5, कैसे भी काउंट कर रहे हैं तो सबसे लंबा 5 ही आ रहा है ना, कैसे भी काउंट कर रहे हैं तो सबसे लंबा 5 ही आ रहा है। चेन बनाने में ध्यान रखना है, रिवर्स गियर नहीं होगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पीछे नहीं आओ, बायां मुड़ो दायां मुड़ो, समझ गए? यू टर्न ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवर्स नहीं होना है, चलते चल रहे ऐसे चलना, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, चलते रहना है, बायां मुड़ जाना है, फिर दायां मुड़ जाना है, और लड्डू भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब चल रहे हैं, ये पीछे ये नहीं होगा, बस इतना याद रखना है चेन बनाने में, समझा कि नहीं? हाँ, अब तो 5 ही चेन आ रहा है, तो कौन सा लें जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज्यादा होगा और लोएस्ट सम रूल अप्लाई। ठीक है, अब देखो अगर हम इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ मिला और दूसरा इतना बड़का यहाँ मिला, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिला, 1 2 3
4 5, इधर तो है नहीं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, ये इतना बड़ा है ना, और दूसरा यहाँ पर है, तो दो ही सब्स्टिट्यूएंट मिला। ऐसे काउंट करने से अब दूसरे तरीके से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ मिला, एक यहाँ मिला और एक इधर मिला, 3 बढ़ गया, एक बढ़ गया ना, तो ये हमारे लिए सूटेबल ज्यादा होगा। हाँ, अब देखें और कोई दूसरा है क्या। अच्छा, इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी यही बाहर रहा, यही बाहर रहा, यही बाहर रहा, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसमें उतने आ रहा है, सेम आ रहा है, 3 ही आ रहा है। अब देखते हैं किधर से, अब दोनों तरफ से सेम आ रहा है, 3 3 आ रहा है ना, तो आप देखेंगे किधर से लोएस्ट नंबर मिलेगा। अगर हम इधर से गिनते हैं 1 2, तो पहला हमको मिला 2 पर, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 पर मिल गया एक तो, हाँ नहीं, इस पर मिला नहीं था 1, ये 2 हुआ, 2 पर एक मिला, और ये 3 है ना, तो ये मिला है नहीं, तो 2 प्लस 3 हो गया, 1 2 3, 3 पर ये मिला और ये 4 पर मिला फिर, ठीक है, और ये लास्ट हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 3 7 2 9। अब इधर से गिनो 1 2, तो 2 पर मिला एक तो ये, ठीक है, फिर 3 पर मिला ये, और 4 पर मिला ये, बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से बराबर हो गया, तो दोनों तरफ से किधर ले सकते हैं, समझ में आ गया बात, हाँ? और जिसमें सब्स्टिट्यूएंट नंबर कम था पहले उसी को बढ़ा दिए, ज्यादा वाला चूज किए, ज्यादा वाला में दोनों बराबर में थे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। चलो तब इसको हम 1 लिखते हैं, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5। ये लिखना जरूरी नहीं है, हम नया नया तो लिख सकते हैं, बाद में तो याद रहेगा, ठीक है ना। लिखना ये नंबर इसमें जरूरी नहीं है, वो आप अपने हम सहूलियत के लिए लिख रहे हैं कि हम भूल नहीं जाए, समझ गए। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन हो गया, ये इसको नंबर नहीं मिला यानी बाहर है, ये भी बाहर है, इसको भी नहीं मिला स्थान, ये भी बाहर है, ये 3 बाहर है, हाँ? समझ में आ गया बात, हाँ? ये क्या है, मिथाइल, मीथेन से मिथाइल, CH3 है ना, तो मिथाइल, ये भी क्या है, मिथाइल, है ना, है? और इसमें 2 कार्बन है, ये क्या हो गया, इथाइल, 2 कार्बन ईथ होता है ना, तो इथाइल ग्रुप है ना, ये कंपाउंड थोड़ा है, हम इथेन लिखेंगे मीथेन लिखेंगे, हाँ? अब यहाँ पर ध्यान देखो, देखो यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ 2 ठो मिथाइल, सेम तरह का 2 ग्रुप मिल रहा है ना, हाँ? अब कहोगे ये भी तो है मिथाइल, अरे ये तो चेन में है, समझ गया, जो चेन से बाहर है वो ना होता सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जो चेन में है वो थोड़ी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, इसलिए इसको मत मिथाइल समझ लेना, ये भी तो CH3 है, ये भी तो मिथाइल है, नहीं ये मिथाइल नहीं है, क्योंकि चेन का हिस्सा है, 5वां कार्बन है, जो चेन से बाहर है उसको सिर्फ हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलेंगे, उसी को हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, अल्काइल ग्रुप बोलेंगे ना उसको, तो मिथाइल मिथाइल 2 ठो आ गया ना, इथाइल 1 ठो, ठीक है। अब इथाइल मिथाइल है तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे, नो डाउट, तो सबसे पहले इथाइल लिख लेते हैं। इथाइल कितना पर है, 3 नंबर कार्बन पर, इथाइल कितना पर है, 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है ना इथाइल, कितना जुड़ा हुआ है, 30 से ना, तो हम पहले लिखेंगे 3 इथाइल, ठीक है, आ गया समझ में, है? अब तो हमको मिथाइल लिखना पड़ेगा, लेकिन समस्या ये है कि 2 एक नहीं है, 2 है, तो दोनों का पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा, कहाँ पर है, एक मिथाइल 2 पर है, दूसरा मिथाइल 4 पर है, 2 पर है ना ये,
और दूसरा मिथाइल 4 पर है, 4 पर है ना, तो हम दोनों पोजीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। क्या बोले थे? नंबर के बीच में कॉमा पड़ेगा। दिए कॉमा? नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और लेटर के बीच में हाइफन। अब लेटर लिखना है तो हाइफन दे देते हैं। अब चूंकि मिथाइल 2 बार है तो हमको 2 लिखना पड़ेगा ना, लेकिन पहले से यहाँ 2 4 लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे? तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जब सेम चीज एक से ज्यादा बार हो तो उसको नंबर में नहीं लिखते हैं, उसको लेटर में लिखते हैं। एक के लिए मोनो लिखते हैं, जनरली नहीं लिखते हैं। मोनो कहीं लिखते हैं? जल्दी नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते हैं, कुछ तो समझ जाते हैं मोनो मतलब अकेले है, लेकिन अभी कहाँ लिखे? मोनो इथाइल लिखे? नहीं ना लिखे, सिर्फ इथाइल लिख दिए। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा होने के बाद हमको लिखना पड़ेगा। 2 के लिए लिखते हैं डाई। कितना है मिथाइल ग्रुप? 2 है। कितना है मिथाइल ग्रुप यहाँ पर? 2 है। 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई। 2 बार गिनती, 2 बार। ये क्या है? पोजीशन। ये नंबर नहीं है, ये क्या है? पोजीशन। ये जो नंबर लिख रहे हैं ये क्या है? पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। लेकिन कितनी बार वो रिपीट हुआ है उसको नंबर में नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग लिखते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। 1 बार मोनो, 2 बार डाई, 3 बार तो टेट्रा, 4 बार 3 बार ट्राई, 4 बार टेट्रा, 5 बार पेंटा, 6 बार हेक्सा। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप टेट्रा तक में हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है, क्योंकि कार्बन के चारों तरफ 4 ही बॉन्ड बनता है ना। टेट्रा से आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना। 2 4 डाई, DI डाई। उसके आगे लिखेंगे मिथाइल। डाई मिथाइल मतलब 2 बार है मिथाइल ग्रुप। कहाँ है? सेकंड पोजीशन पर है और फोर्थ पोजीशन पर। 2 4 डाई मिथाइल। समझ में आ गया? 2 4 डाई मिथाइल। ठीक है, हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, लिख लिए। अब तो कोई नहीं बचा है। अब क्या लिखेंगे? वर्ड रूट यानी चेन लेंथ। चेन लेंथ कितना है? 5 कार्बन का है। चेन लेंथ कितने का है? 5 कार्बन का है। तो हम क्या लिखेंगे? पेंट। ठीक है, अब इसमें सारे सिंगल बच्चे। अब जो चेन है उसमें कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये जो चेन है इसमें सब सिंगल बॉन्ड है ना। तो क्या लिखेंगे? पेंटेन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए हम सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी सफिक्स ANE लिख रहे हैं। नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का? 3 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर? ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखते हैं, इस दोनों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सब जगह हाइड्रोजन है जहां डंडे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही आता है। 1 2 3, इधर से 3 आता है। 1 2 3, तो ये तो लेंगे नहीं, छोटा है, जो बड़ा रहेगा उसी को लेंगे। तो अब बड़ा में भी लोएस्ट नंबर देखना होगा। जब बड़ा चेन देखेंगे तो इसमें तो ब्रांच है, ये कार्बन निकला हुआ बाहर। ठीक है ना, तो हम इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, इधर से हमको ये 2 मोलर मिला। इधर से गिनते हैं तो ये क्या हो जाता है? 2। और इधर से गिनते हैं तो 1 2 3, कौन कम है? 2 वाला ना, इसलिए ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। इसलिए इधर से गिनेंगे 1 2 3 पर आ जाता है ये। इधर से गिनते हैं 1 2 3 4, तो 2 पर आता है। तो जिसका सम लोएस्ट होगा वही रहेगा ना। इसलिए करेक्ट क्या हुआ? ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, लोएस्ट नंबर मिला इसको। ये कौन है? क्या नाम है इसका? मिथाइल। CH3 है ना, मिथाइल किस पोजीशन पर है? 2। इसका नाम हुआ 2 मिथाइल, प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट क्या हो गया? 4 कार्बन का है तो ब्यूट हो गया।
चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स लगेगा ANE, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हो गया ना। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है ना। जो ब्रांच में जो कार्बन देते हैं उसका ये वाला डंडा थोड़ा लंबा रखेंगे, है ना, जानबूझ करके, ताकि लिखने में ठीक नहीं हो, लंबा होता नहीं है। हम जो लिखेंगे पेपर पर वो थोड़ा लंबा कर देंगे ताकि लिखने में दिक्कत नहीं हो। जहाँ भी ब्रांच दिखाना हो तो थोड़ा ब्रांच वाला कार्बन को लंबा कर देना, ठीक है ना। नहीं क्या होता है, सबका हाइड्रोजन चिपक जाएगा, तो लगेगा कि चारों तरफ से बंद हो गया। अब इधर से लिखे इधर से ये चिपक गया, लगेगा ये बंद हो गया, लगेगा ना। यहाँ लिखे यहाँ लिखे यहाँ लिखे, अगर नजदीक रहेगा लगेगा इसे बक्सा बन गया, बीच में बंद हो गया, है ना। हाँ, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा ब्रांच वाला कार्बन जो रहे ना उसको बॉन्ड को थोड़ा ज़्यादा लंबा बना देना है चेन से, समझ गए ना। ठीक है, देखो ये सब छोटा छोटा बना है, ये तीनों लंबा कर दिया ताकि दिक्कत नहीं। अब कहीं हम हाइड्रोजन लिखे हैं कहीं नहीं लिखे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ लिख दिए, जहाँ हम नहीं लिखे वहाँ तुम लिख दो, समझ गए ना। जितने डंडे उतने हाइड्रोजन, बस इतना ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, कैसे काउंटिंग करेंगे। सबसे लंबा चेन कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 है ना। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 3 तो खैर हट गया, छोटा है। 5 वाला हमको 3 तो मिल रहा है, तो कौन सा 5 लेंगे, है ना, जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज्यादा होगा, है ना। हाँ, तो हम लोग अगर इसको लेते हैं 1 2 3 4 5, तो एक ठो ये मिला, दो दूसरा ये, तीसरा ये, 3 ठो मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अगर हम सीधा ले लेते हैं तो अब ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2, एक ठो ये बाहर हो गया, 3 4 5, तो 2 ठो यहाँ मिल गया हमको, है ना, एक ठो यहाँ मिल गया, 1 2 3 4 5, तो 3 बार मिल रहा है। अगर ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 1 2 और ये 3 बाहर हो गया, यानी हमेशा 3 ही बाहर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी ले सकते हैं, हमेशा 3 ही मिल रहा है। अब वो तीनों जो मिल रहा है ये देखना है कि नंबर पोजीशन क्या मिल रहा है। अगर तीनों एरिया में पोजीशन सेम है तो कोई ले सकते हैं, है ना। अब देखो अगर हम ये ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 सीधा, तो पोजीशन क्या क्या हो रहा है, 2 इधर भी है इधर भी है ना। सीधा लिए तो ये 2 हुआ ना, तो 2 पर 2 ठो है, 3 फिर 4 पर 1 ठो, ठीक है। अब ऐसे लेते हैं 1 2 3 1 2, तो एक ठो यहाँ 2 पर मिल गया, 3 4 और 5, तो 4 पर 2 मिल गया, 1 2 3 4 5, तो 4 पर 2 मिल गया ना। 4 + 4 ये कितना हुआ 8, ये कितना हो गया 10, बढ़ गया ना, ये 10 वाला रिजेक्ट हो गया, हाँ समझे। अब ऐसे और कौन सा संभव है भाई, ये तो 3 नहीं है चलेगा, 1 2 3 4 5, अगर ऐसे लेते हैं तो 2 पर बाहर आता है, 3 4 इसको, और ये 5 हो गया, तो 2 ठो ही बाहर हो गया, 4 4 हो तो ही हो गया, ये भी 10, यही चलेगा, है ना, वही ना। जब नंबर सब्स्टिट्यूएंट सब तरह से सेम है तो जो कम पड़ेगा हम उसी को लेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात, हाँ ठीक है। तो हम लोग इसको कार्बन नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है, इसी में ना रहा था ये, हाँ। अब ये बाहर हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये बाहर हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये बाहर हो गया सब्स्टिट्यूएंट,
अब तीनों का नाम क्या है? मिथाइल। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल। तीनों तो एक ही चीज है, तीनों तो एक ही चीज है, रिपीट हो गया ना। हाँ, तो पहले हम लोग नोमेनक्लेचर में क्या लिखते हैं? अल्काइल ग्रुप का। हाँ, तो 3 तो अल्काइल ग्रुप है हमारे पास। पोजीशन क्या क्या है? ये दोनों का सेकंड पोजीशन है, तो लिखेंगे 2 2 सेकंड पर है और 4 पर है ना। कहाँ है? सेकंड पोजीशन पर है, फिर सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है। सब पोजीशन मेंशन कर दिए। कितना बार मिथाइल ग्रुप हुआ? 3 बार, तो लिखेंगे ट्राई। कितना बार मिथाइल ग्रुप है? 3 बार, तो क्या लिखेंगे? ट्राई। उसके बाद लिख देंगे मिथाइल। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट, चेन लेंथ। कितना कार्बन है? 5 कार्बन का चेन लेंथ है, तो लिखेंगे पेंट। ठीक है, अब चेन में देखो सब सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स लगेगा ANE। नाम हो गया 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। समझ में आया बात? ठीक है, अब इसको उठा के हम इधर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना? इसको उठा के इधर कर दें, ये तीनों को हम एक ही साइड लिख दें। अब ये नीचे 1 2 3 हो जाए, या ऊपर ही लिखेंगे तो 1 2 3 ऊपर लिख देंगे, ऐसे ही है ना। बच गई, तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी बच गया है, झंडा देना। ठीक है, अब किधर से होगा? सब क्या काम करना है? हमको लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है, सबसे लंबा चेन ढूंढना है, लोएस्ट नंबर देते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को खोजते हुए, है ना। है, तो किधर से गिनेंगे? सोचो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 सबसे लंबा है। 1 2 3 4 एक बार, 1 2 3 4 एक बार, 1 2 3 4 5 एक बार, यही सबसे लंबा चेन है। 1 2 3 4 5 6 है ना। 1 2 3 4 5 6, बस एक ऐसे और एक ऐसे, आई भी होगा। 1 2 3 4 5 6, मेरे सबसे लंबा चेन कौन आ रहा है? 6 कार्बन का। ठीक है, तो 6 कार्बन वाला ही चूज करेंगे और देखेंगे कि उसमें लोएस्ट पोजीशन कैसे मिलता है ना, लोअर पोजीशन कैसे मिलता है। ठीक है, तो हम लोग ठीक है, हाँ ठीक है, इधर से नजदीक। अब देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 2 पर मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है, हाँ 4 और 5 पर मिल रहा है, तो 5 3 8 2 10 हो गए। इधर से गिनते हैं, तो अब इधर से गिनो। 1 2 2 पर मिला, हाँ 3 4 पर मिला, उसके बाद 5 पर मिला। कितना हो गया? 5 4 9 में क्या? रिजेक्ट, एक्सेप्टेड। इधर से कम रहेगा, लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना है ना। ठीक है, आ गया समझ में? इधर से गिनेंगे, इधर से आया था 10। ये हो गया कार्बन नंबर 1, हाँ ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, ये हो गया हमारा एक, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 तो बाहर है ना, घर से बाहर 3 तो, समझ गए? बाकी सब घर में। तो तीनों बाहर है, तीनों मिथाइल लेना है, तीनों CH3 है ना, तो तीनों मिथाइल लेना है कि नहीं? ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तीनों मिथाइल है। कहाँ कहाँ है?
2 पर है, 3 पर है और 5 पर है। क्या लिखेंगे? 2 3 5, 3 जगह है ना। 2 3 5, तो 3 को है तो क्या लिखेंगे? ट्राई। हाँ, और है क्या चीज? मिथाइल। ठीक है। अब चेन लेंथ कितना है? वर्ड रूट है ना, 6 को है तो हेक्स हो गया। हाँ, और चेन में सब सिंगल बॉन्ड, चेन में सब सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे हम? A-N-E। नाम अब फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हम नहीं लिखेंगे, है ना। तो हमारा नाम क्या हो गया? 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। समझ में आया? क्या नोमेनक्लेचर का आया कॉन्फिडेंस? ठीक है। अभी और भी बाकी रूल सब है वो सब भी पढ़ाएंगे। तो यूज ऑफ डायट्राइथ करिए, लिए एक रूल तो हो गया। चलो, रूल नंबर 3 हो चुका है। रूल नंबर 3 हो चुका है। यूज ऑफ डाई ट्राई टेट्रा, ये तो हो चुका। हाँ, तो 3 रूल हम लोग पढ़ लिए। और आगे आएंगे तो चौथा रूल पढ़ेंगे। ठीक है।